नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, जिंदा दिल होंगे। साथियों, आज हम 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ने वाले हैं। भारत शासन अधिनियम। साथियों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाने वाला परिषद श्रृंखला का अंतिम श्रृंखला अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में जानकारियां प्राप्त किया था। तो साथियों, यह अधिनियम की मुख्य विशेषताओं को जानने से पहले हमें 1909 के कुछ खामियों के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि इसके आने का कारण क्या था, कुछ उत्तरदायी कारक इसके थे जिसके फलस्वरूप यह एक आया। तो थोड़ा इसके ऐतिहासिक घटनाक्रम पे गौर करते हैं। तो 1909 के जो एक्ट था, तो 1909 का जो एक्ट था उसमें कुछ मुख्य खामियां इस प्रकार से थी कि सबसे पहले उसने तो मताधिकार सीमित था, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति इत्यादि वगैरह वगैरह बहुत से इसके कारण थे, खामियां थी। तो इन्हीं खामियों के मद्देनजर कांग्रेस 1909 के बाद से कांग्रेस के नरमपंथी दल जो थे वो असंतुष्ट चल रहे थे। और दूसरा 1916 में क्या हुआ, लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया। जिससे समझौता हो गया, तो अब चूंकि इसी के कारण से तो विभाजन के दृष्टिकोण से ही तो लाया गया था ये पृथक निर्वाचन का सिद्धांत, तो इससे भी अंग्रेजों को थोड़ी परेशानियां होनी थी। और तीसरी क्या 1916 में ही एक घटना घटी। क्या घटी मित्रों कि श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि एक आयरिश महिला थे, उन्होंने मद्रास में होम रूल लीग का स्थापना किया। मद्रास में होम रूल लीग का स्थापना किया। और बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने के पुणे में 1916 में ही होम रूल लीग का स्थापना किया। और होम रूल का मतलब क्या होता है, होम रूल मतलब स्वशासन। तो इसका मान्य क्या था, मुख्य रूप से स्वशासन। तो अंग्रेजों के प्रति विरोध बढ़ता जा रहा था, इससे आंदोलन तीव्र हो रहा था। और एक घटना क्या हुई कि गौर कर सकते हैं कि चूंकि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 के बीच था, तो उसमें भारतीयों ने बढ़ चढ़कर अंग्रेजों का समर्थन किया था, चाहे वो कांग्रेस के नरमपंथी हो या गर्मपंथी हो। तो जाहिर सी बात है कि कुछ अपेक्षाएं होंगी। तो अपेक्षाएं क्या थी, अपेक्षाएं यही थी कि ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों के पक्ष में कुछ उत्तरदायी सरकार के प्रति अपनी जिम्मेदारी ले, उत्तरदायी सरकार के प्रति कुछ अधिनियम लाए। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अब चूंकि विद्रोह अत्यधिक बढ़ चुका था, खास करके होम रूल लीग, जो दो होम रूल लीग का आंदोलन चल रहा था, एनी बेसेंट और बीजी तिलक का। तो शुरुआत में तो होम रूल लीग आंदोलन में कांग्रेस के नरमपंथी दल के व्यक्ति भी, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू इत्यादि प्रवेश करना प्रारंभ कर दिए थे। तो 17 के आसपास, 1917 के आसपास क्या हुआ कि अंग्रेज ने सोचा कि हम होम रूल लीग आंदोलन जो है उसको दबा देते हैं। तो उसने एनी बेसेंट और उनके कुछ कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया। अब बीजी तिलक ने क्या किया, बीजी तिलक ने घोषणा किया कि अगर उनको रिहा नहीं किया जाता है तो हम अहिंसक आंदोलन करेंगे। तो अंग्रेज को लगने लगा कि अरे बात इससे बिगड़ने वाला है, दबाने से बात बिगड़ जाएगा। तब जाकर के क्या हुआ कि 20 अगस्त 1917 को भारत के जो राज्य सचिव थे माउंटेग्यू, उन्होंने ब्रिटिश संसद के तरफ से यह वादा किया कि हम क्रमिक रूप से भारत में उत्तरदायी शासन के प्रति जिम्मेदार रहेंगे और भारत में भारतीयों की भागीदारी को और बढ़ाएंगे। तब इससे क्या हुआ, इससे कांग्रेस के कुछ नरमपंथी जो थे वो खुश हो गए
कि चलो भाई आंदोलन, होम रूलिंग आंदोलन से वापस आने लगे। और क्या हुआ कि जो मांग था बीजी तिलक का, मांग था कि उनको छोड़ा जाए एनी बेसेंट को, तो एनी बेसेंट को भी छोड़ दिया गया। तो एनी बेसेंट भी कुछ समय के लिए शंका में पड़ गई थी कि होम रूल आंदोलन के आगे बढ़ाया जाए या नहीं। ऐसी दुविधा मन में उत्पन्न हुई क्योंकि सरकार ने स्वशासन से संबंधित एक वादा कर चुका था। आगे बढ़ते हैं हम। तो हुआ क्यों कि मॉन्टेग्यू भारत आया कुछ अपने प्रतिनिधि के साथ और कुछ अपना निरीक्षण वगैरह किया, सर्वे वगैरह किया, और फिर 1918 में, जिसे मिंटफोर्ड रिपोर्ट भी कहा जाता है, मिंटफोर्ड रिपोर्ट भी कहा जाता है, जो उसने मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र में कहा था, उसका क्या हुआ 1918 में प्रकाशन हो गया। तो इसके बाद होम रूल लीग आंदोलन भी कमजोर पड़ने लगा। अब क्या हुआ कि घटनाक्रम बदलते रहा और सन 1919 में भारत शासन अधिनियम आया। भारत शासन अधिनियम आया जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि मॉन्टेग्यू क्या थे? मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड क्या थे? वायसराय। चेम्सफोर्ड वायसराय थे और मॉन्टेग्यू राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव। तो इसीलिए इस अधिनियम को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी। और यह अधिनियम आया तो था 19 में, लेकिन डिप्लॉय अर्थात लागू कब से हुआ? तो 1921 से लागू हुआ। लागू कब से हुआ? 1921 से। परिस्थितियों में यह आया है तो हमें जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी। और साथियों, हमने इस अधिनियम की जो भी विशेषताएं हैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया है पीडीएफ का, जिसे आप देख लें या डाउनलोड कर लेंगे ताकि आपको रिवाइज में आसानी होगी। तो इसकी पहली विशेषताएं यह थी कि इसने क्या किया कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची तैयार किया। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची तैयार किया और उसको अलग कर दिया। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची तैयार करके पृथक कर दिया। पृथक कर दिया और क्या हुआ कि इस पृथक कर दिया, जिससे क्या हुआ कि केंद्र का जो प्रभुत्व था राज्य पर वो कम हुआ, मतलब विकेंद्रीकरण की ओर और कदम बढ़ाया। मतलब केंद्र का जो राज्य पर अधिक नियंत्रण था उसको कम करने का प्रयास किया गया। और क्या किया गया कि जो अभी प्रांतीय विषय चुना था, जैसे कि अभी हमने बताया कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग किया गया, सूचीबद्ध किया गया। जैसे आज होता है ना राज्य सूची, संघ सूची, कि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल को है और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। और एक होता है समवर्ती सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है, लेकिन मान्य उसी का कानून होता है सेंट्रल का। तो इसमें क्या हुआ कि प्रांतीय विषय जो था, प्रांतीय विषय जो था उसे दो भागों में बांटा गया। प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया। पहला कौन था? पहला आरक्षित और दूसरा कौन था? हस्तांतरित। दूसरा हस्तांतरित। अब इसमें विषयों की संख्या कौन कौन सी रखी गई? भूमिकर, न्याय, पुलिस, ये सब क्या थे? आरक्षित श्रेणी में थे। और हस्तांतरित में क्या थे? हस्तांतरित में शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि सब विषय, स्थानीय स्वशासन संबंधी विषय, ये सब क्या थे? हस्तांतरित विषय के अधीन थे। अब यहां गौर करने वाली बात है कि आरक्षित, इसका भी शासन और इसका भी शासन दोनों कौन कर रहा है? तो गवर्नर कर रहा है। गवर्नर। और किसके माध्यम से कर रहा है? तो जो आरक्षित विषय है इसका शासन तो गवर्नर के पास था, लेकिन मदद किससे लेता था? तो कार्यकारी परिषद से। कार्यकारी परिषद से। और जो कार्यकारी परिषद था वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। यहां गौर करने वाली बात है। और हस्तांतरित विषय जो था इस पर भी गवर्नर का राज होता था। किसका राज्य होता था? तो गवर्नर का। लेकिन इसमें किसका सपोर्ट मिलता था? गवर्नर सहयोग किससे लेता था? तो मंत्री से। और मंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। अब साथियों, शासन की जो ये प्रणाली है, यही
द्वैध प्रणाली कही गई है। शासन की जो ये प्रणाली है, दोहरी नीति जो है, ये दोहरी नीति क्या कहलाई? द्वैध शासन व्यवस्था कहलाई। तो साथियों, भारत में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब से हुई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम से हुई। अब हम इसके अगले विशेषता पे आते हैं। तो अगली विशेषता इसकी यह थी, पृथक निर्वाचन का सुविधा 1909 के अधिनियम में प्रदान किया गया था, उसने और बढ़ोतरी कर दिया, जबकि उसमें कटौती करना चाहिए था। कांग्रेस का भी मांग रहा था। हालांकि जब लखनऊ समझौता हुआ कांग्रेस और लीग के बीच, तो कांग्रेस भी इस बात को मानने के लिए तैयार हुई कि चलो भाई, तुम अपना जो मुस्लिम वाला पृथक आरक्षण ले लो मतदाता निर्वाचन के लिए, वो रहने दो। अब यहाँ कांग्रेस बदल चुकी थी 1916 में। हालांकि ये तो उचित था नहीं, क्यों कहीं ना कहीं विभाजन का भी इससे संपर्क रहा है, क्योंकि यहीं से धर्म के आधार पर विभाजन शुरू हुआ है 1909 से। और 1919 का जो शासन अधिनियम था, इसमें और बढ़ा दिया गया। क्या किया गया? ईसाई, सिख, यूरोपियन, इन सभी के लिए भी ये लागू कर दिया गया, मतलब उसका दायरा और बढ़ा दिया गया। एवं महिलाओं को भी इस अधिनियम के तहत मताधिकार दिया गया। तथा इसकी अगली विशेषताएं क्या है? अगली विशेषताएं इसकी क्या है साथियों? इसकी अगली विशेषताएं यह है कि इसने एक द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई। क्या हुआ करता था? भारतीय विधान परिषद, उसको क्या किया गया? 2 सदनों में बांट दिया गया। कौन कौन? भारतीय विधान परिषद, इसे क्या किया गया? एक उच्च सदन में राज्यसभा और एक लोकसभा, निम्न सदन। लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन, और राज्यसभा को उच्च सदन। इस तरह से 2 सदनात्मक प्रणाली आया। तो इस अधिनियम की एक देन क्या था कि इसने द्विसदनीय व्यवस्था लाया। और क्या किया गया? इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। 1909 वाले अधिनियम में हमने पढ़ा था कि अप्रत्यक्ष था, निर्वाचन शब्द का जिक्र नहीं था, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। कैसे की गई? कि अब इसके जो भी सदस्य थे, इसके बहुसंख्यक सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप में होने लगा था। अब हम इसकी अगली विशेषताओं पे आते हैं। अगली विशेषता इसकी यह है साथियों कि बजट से संबंधित है। बजट में क्या प्रावधान था कि इसमें जो केंद्रीय बजट था, केंद्रीय बजट से राज्य बजट को अलग कर दिया गया, और राज्य को यह अधिकार दिया गया कि वो अपना बजट खुद तैयार कर सकता है। क्या कर सकता है? अपना बजट खुद तैयार कर सकता है। बजट में केंद्रीय बजट से राज्य बजट को अलग कर दिया गया, और बजट को यह अधिकार दिया गया कि वह अपना बजट खुद से तैयार कर सकता है। और इसकी अगली विशेषता क्या है साथियों? एक और इसकी अगली विशेषता यह है कि इसमें एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया? एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसके तहत जो सभी बातें मैं आपको बता रहा हूं, इस सब बातों का डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के माध्यम से लिंक प्रोवाइड किया गया है। कृपया उसे देख लें और नोट डाउन कर लें या डाउनलोड कर लें। तो क्या किया गया कि एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था कि इस अधिनियम जो आया है, इसका पूरा सर्वेक्षण करना कि कैसा रहा ये, इसका कार्य प्रणाली कैसी रही, अच्छा रहा या नहीं रहा, ये केवल दिखाने का ही काम था। तो इसी के तहत 10 साल क्या था नियम में कि 10 साल के बाद जांच के बाद अपनी रिपोर्ट देगा। कौन? वैधानिक आयोग। क्या रिपोर्ट देगा कि ये कैसा था, इसमें और रिफॉर्म की आवश्यकता है, इन सभी बातों का जिक्र होगा उसमें। तो इसी के कारण चूंकि 1919 में यह अधिनियम आया था, तो 10 साल बाद 1929, हालांकि विरोध इतना तेज था क्योंकि बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने इसे क्या कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था कि ये इसे भारतीयों का आने वाला बेड़ी कहा था, और महात्मा गांधी ने भी इसके बारे में कहा था कि यह अधिनियम जो है और अधिक आर्थिक शोषण एवं राजनीतिक शोषण करने वाला अधिनियम है ये। तो इन सब से विरोध तो बढ़ता ही जा रहा था। इस अधिनियम में खामियां भी बहुत सारी थी, जिसका जिक्र मैं अगले वीडियो में करूंगा। तो ये क्या हुआ कि जो 10 वर्ष का था अंतराल, तो पहले ही 2 वर्ष पहले 1927 में ही ये जो कमेटी का गठन किया गया था, इसने अपनी रिपोर्ट पेश की, जो साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो साइमन कमीशन कब आया? साइमन कमीशन
कब आया? तो 1927। अब इसके हम अगले विशेषता पे आते हैं साथियों। आशा कर रहे हैं समझते जा रहे होंगे आप लोग। यदि समझने में कोई परेशानी होती हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना सुझाव भी दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। साथियों, इसकी अगली विशेषता पे आते हैं। तो इसकी अगली विशेषता यह है कि इस अधिनियम के तहत सिविल सेवाओं से संबंधित, सिविल सेवाओं में भर्ती से संबंधित एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और वर्ष 1926 में केंद्रीय सिविल सेवा आयोग का गठन किया गया। एवं इसकी अगली मुख्य विशेषताएं क्या है कि वायसराय जो होते थे, वायसराय के कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में, वायसराय के कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में कमांडर इन चीफ को छोड़ करके उसमें 3 भारतीयों को रखना अनिवार्य था। 3 भारतीयों को रखना अनिवार्य था किस अधिनियम के तहत? 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। तो साथियों, यही थी इसकी मुख्य विशेषताएं। तो साथियों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद साथियों।